हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है ये पिछली वाली वीडियो को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली वाली वीडियो मतलब जो सिविक्स की पिछली वाली वीडियो आई थी तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी बाय डेमोक्रेसी कंटिन्यू करने वाले हैं। ये जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स थे ये हमने पहले ही पढ़ लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो वो आप लोग देख लेना। तो अब हम देखते हैं हमने कहाँ पे छोड़ा था और वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग वो वाली वीडियो जो फर्स्ट वीडियो पार्ट था इसका, इस वाली वीडियो का, तो वो आप लोग जरूर से देख लेना क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उसी में कवर हो चुके हैं। अब स्टोरीज वगैरह बची है हमारी, तो मतलब अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग स्टोरीज बची है, मगर वो भी जानना इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी जानना इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभार डेट्स और इम्पोर्टेंट नेम्स पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। ओके, तो हमने ये पाकिस्तान वाला जो पार्ट था ये कवर कर लिया था और हमें चाइना वाला पार्ट शुरू करना था। ओके, तो पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पाकिस्तान वाले पार्ट में क्या क्या पढ़ा था ताकि आपको थोड़ा याद आ जाए अपने पिछले वाले पार्ट में क्या पढ़ा था। ओके, तो इसमें क्या हुआ था कि पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कूप किया था। मिलिट्री कूप क्या होता है? मिलिट्री कूप इज अ चेंज इन द गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री, यानी कि गवर्नमेंट का तख्ता पलट जाना मिलिट्री के द्वारा। ठीक है, यानी मिलिट्री के लोग या मिलिट्री का कोई जनरल गवर्नमेंट बदल देता है। तो इसने भी ऐसा ही करा, इसने गवर्नमेंट चेंज कर दी और खुद प्रेसिडेंट बन गया, मतलब कोई इलेक्शन के बिना खुद प्रेसिडेंट बन गया ये इलीगली। ओके, सो ये फिर क्या हुआ 2002 में उसने एक रेफरेंडम करा कंट्री में। रेफरेंडम की मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है, डायरेक्ट वोट इन विच द एंटायर इलेक्टेड वोट ऑन अ पर्टिकुलर प्रपोजल। तो उसने एक रेफरेंडम करा कंट्री में जो कि माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड का बेस था, यानी कि उसमें उसने बहुत सारा फ्रॉड किया था जिसकी हेल्प से उसको 5 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया था एज ए प्रेसिडेंट। फिर उसने एक लॉ पास किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जिससे जो प्रेसिडेंट था उसको पावर मिल गई नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज डिसमिस करने की। नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज क्या होती है? नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज होती है राज्यसभा और लोकसभा, जैसे इंडिया में होता है वैसे ही होता है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज। फिर उसके बाद बस इतना ही करा उसने, तो मतलब यहाँ इतना ही है यहाँ तक। तो इसमें लास्ट में कह रहे हैं कि पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान में इलेक्शन भी होते हैं जिससे रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स और जनरल परवेज मुशर्रफ भी इलेक्ट हुआ था, मगर इसे डेमोक्रेसी नहीं कह सकती क्योंकि वो फ्रॉड वगैरह की वजह से इलेक्ट हुआ था। तो ऐसे केस को डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता क्योंकि डेमोक्रेसी में द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उसके हाथ में होनी चाहिए जो जिसको लोगों ने यानी जनता ने इलेक्ट किया है। ओके, तो अब हम देखते हैं अब हमारा आज की वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, तो हमारी हेडिंग है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो ये एक डेमोक्रेसी का फीचर होता है, तो यही हमारी हेडिंग है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन इसका मतलब क्या होता है? इलेक्टोरल कंपटीशन आपको पता ही है, इलेक्शन का कंपटीशन। फ्री एंड फेयर यानी कि फ्री यानी कि मतलब होता है फ्री, आपको पता ही है मुफ्त, और आप कह सकते हो कि बिना किसी के प्रेशर के, बिना किसी के अंडर आके, ठीक है, बिना किसी के दबाव के। फ्री मतलब फ्री होके इलेक्टोरल कंपटीशन करना। ओके, सो इसमें फर्स्ट कंट्री हमारी आती है चाइना। चाइना में क्या हुआ था अब जान लो। इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years फॉर इलेक्टिंग दी कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल कांग्रेस। बिफोर गेटिंग द मीनिंग ऑफ दिस, इसकी मीनिंग समझने से पहले आप ये जान लो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी मैंने नोट्स लिखे हुए हैं इसकी आपको पीडीएफ के लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। तो वहां से आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नोट्स बना सकते हैं इससे इजीली। ओके, तो वो आप लोग कर लेना। अब इसकी मीनिंग जानते हैं। इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल कांग्रेस। यानी कि चाइना में हर 5 year के बाद इलेक्शन होते थे पार्लियामेंट इलेक्ट करने के लिए। यानी कि पार्लियामेंट क्या होता है आपको पता ही है, इंडिया में संसद। ठीक है, तो वो इलेक्ट करने के कंट्री के पार्लियामेंट इलेक्ट करने के लिए 5 year में इलेक्शन होते थे, और वहां के पार्लियामेंट को कहते हैं नेशनल पीपल कांग्रेस। यानी कि चाइना में नेशनल पीपल कांग्रेस क्या है? पार्लियामेंट है, और यहाँ इंडिया में क्या है? संसद। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस द कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। यानी कि इलेक्शंस में खड़े होने से पहले जो कैंडिडेट होता था जिसे इलेक्शन में खड़ा होना है, उसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नाम की एक पार्टी से अप्रूवल चाहिए होता है, परमिशन चाहिए होती है, तभी जाके वो खड़ा हो सकता है वहां पे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा था फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, तो ये वाला फीचर डेमोक्रेसी का वायलेट करता है चाइना, क्योंकि वहां पे अप्रूवल चाहिए होता है किसका? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। इसलिए फ्री होके इलेक्टोरल कंपटीशन यहाँ पे नहीं हो रहा है।
ओके, सो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। यानी कि एक तरह से इनडायरेक्टली कह सकते हो आप, जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट पार्टी ही बना रही है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जिसको अप्रूवल देगी वही आगे जाके इलेक्शन में खड़ा होगा और उनमें से ही कोई जीत जाएगा। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ही चाइना में गवर्नमेंट बना रही है। इसको भी हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, क्योंकि ये फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन वाला डेमोक्रेसी का जो की फीचर है उसे वायलेट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेक्सिको। मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। तो मेक्सिको में हर 6 साल बाद इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए। ठीक है, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय ए पार्टी कॉल्ड पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। मतलब कि पर 2000 तक, यानी कि 2000 तक एवरी इलेक्शन, हर इलेक्शन पीआरआई नाम की एक पार्टी ही जीतती थी। पीआरआई की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। वैसे इसकी शॉर्ट फॉर्म होनी चाहिए थी आईआरपी, मगर पीआरआई क्यों है ये अभी तक पता नहीं है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्शन हमेशा पीआरआई ही जीतती थी। अब जानते हैं क्यों। अपोजिशन पार्टी डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन एज पीआरआई, which was known, which आएगा ओके यहाँ पे, which was known to use many dirty tricks to win elections। ओके, तो अपोजिशन पार्टी भी इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करती थी, इलेक्शन में खड़े होती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि पीआरआई खड़ी होती थी इसलिए वो जीत जाती थी, अपोजिशन पार्टी भी खड़ी होती थी, मगर वो कभी भी पीआरआई जैसे नहीं जीती थी, क्योंकि पीआरआई वाज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स। पीआरआई इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स फ्रॉड करती थी, धोखाधड़ी करती थी। ठीक है, तो बहुत सारी ट्रिक्स अपनाती थी, डर्टी ट्रिक्स, जिसकी हेल्प से वो इलेक्शन जीत जाती थी। अब जो डर्टी ट्रिक्स अपनाती थी वो यहाँ पे नहीं लिखी गई है। सो बोथ द केस शुडंट बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। बोथ द केस मतलब चाइना और मेक्सिको, ये जो दो केसेस है इनको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोस करेंटली इन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग। क्योंकि डेमोक्रेसी बेस्ड होनी चाहिए किस फ्री और फेयर इलेक्शन में, जहां पर जो करेंटली पावर में है, जो मतलब अभी जिसकी गवर्नमेंट है, वो उनके पास फेयर चांस हो लूज करने का, यानी कि वो फेयरली लूज भी करे, लूज भी कर सके। मतलब अगर उन्हें इक्वल वोट्स ना मिले तो वो लूज भी करें। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो गवर्नमेंट, दो पार्टीज खड़ी हो रही है मगर जीत एक ही रही है हमेशा। ठीक है, फॉर एन अननोन रीजन। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग पर, नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमारा जो की फीचर यहाँ पे देखने वाले हैं हम, जो कि वायलेट हो रहा है कुछ कंट्रीज में, वो है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक आदमी एक वोट और एक ही वैल्यू। यानी कि अगर एक आदमी के पास, हर आदमी के पास वोट होना चाहिए और उसके हर वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। ओके, तो इसमें हमारी पहली कंट्री जो है, जो इस की फीचर को वायलेट करती है, वो है वुमेन डोंट हैव राइट टू वोट। सऊदी अरेबिया में वुमेन को वोट करने का राइट ही नहीं है। तो ये वन पर्सन वाला हमारा जो फीचर है ये वायलेट कर रही है। अब एस्टोनिया, Estonia has made its citizenship rule in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। यानी कि एस्टोनिया में जो सिटीजन्स हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उनका जो कुछ ऐसा रूल है कि वहाँ पे जो निवासियों का ऐसा रूल बनाया गया है कि वहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, यानी कि रशियन के सॉरी रशियन लोगों की जो अल्पसंख्या है, आप कह सकते हो, वो डिफिकल्ट फाइंड करती है राइट, वोट का राइट पाने के लिए। यानी कि रशियन लोगों को वहां पर वोट का राइट मिलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। वो मतलब मुश्किल से ही वोट दे पाते हैं या फिर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एस्टोनिया वाली जो कंट्री है, ये वन वोट वाला जो फीचर है इसको वायलेट करती है। ओके, अब in Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fiji। यानी कि फिजी नाम की जो कंट्री है, वहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम, यानी कि वोट देने का जो सिस्टम है, वो कुछ ऐसा है कि वहाँ पे जो इंडिजीनियस फिजी है, उसका उसके वोट की वैल्यू इंडियन फिजी से ज्यादा है। इंडिजीनियस मतलब होता है जो पहले से वहाँ पे रह रहा है, जो वहाँ का ही परमानेंट निवासी है, आप कह सकते हो। तो जो वहाँ पे पहले से रह रहा है उसको इंडिजीनियस कहते हैं। तो वैसे आदिवासियों के लिए टर्म्स यूज किया जाता है क्योंकि इंडिजीनियस है ना वो, तो उस हिसाब से। ठीक है, इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू। तो जो वहाँ पे पहले से रह रहा है, जो फिजी वाली कंट्री के ही जो फिजीज है, ठीक है, यानी जो फिजी कंट्री के जो फिजीज है, उनके वोट की वैल्यू इंडिया वाले फिजीज से, जो इंडिया से फिजी गए हैं वहाँ पे, उनसे ज्यादा है। यानी कि अगर जो फिजी इंडिजीनियस फिजी है उसके वोट की वैल्यू 1 है,
तो जो इंडियन फिजी होगा ना उसके वोट की वैल्यू हाफ होगी। ओके, तो समझ में आया होगा आपको? ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको ठीक है। तो यहाँ पर जो फिजी कंट्री है ये वन वैल्यू वाले फीचर को वायलेट कर रही है, इसलिए इसे भी हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। क्यों? इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो डेमोक्रेसी में हर एडल्ट सिटीजन यानी कि 18 प्लस जो सिटीजन है 18 प्लस एज का, उसके पास एक वोट होना चाहिए, यानी उसको वोट करने का अधिकार होना चाहिए, एक वोट उसका होना चाहिए। और उसके हर वोट की, यानी जो सारे एडल्ट सिटीजन हैं, हर वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ओके, अब अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट फीचर है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ओके, सो इसमें क्या है, सिंस इंडिपेंडेंस जिम्बाब्वे वाज रूल्ड बाय जानु पीएफ। ये एक पार्टी का नाम है जानु पीएफ। जानु पीएफ की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट। ओके, तो इंडिपेंडेंस सिंस इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस से, जब से जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिला तब से जिम्बाब्वे एक जानु पीएफ नाम की पार्टी द्वारा रूल की जा रही थी। जानु पीएफ की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी, नोट कर लेना, तब पूछी जा सकती है एग्जाम में। ओके, तो ये वाली पार्टी इंडिपेंडेंस से उन्हें रूल कर रही थी। अब इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे हैज बीन रूलिंग द कंट्री। ही इज पॉपुलर बट आल्सो यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। उसका लीडर जानु पीएफ का लीडर का नाम क्या था? रॉबर्ट मुगाबे, याद कर लेना। ओके, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जानु पीएफ का जो लीडर था रॉबर्ट मुगाबे, वो कंट्री को रूल कर रहा था, यानी कि वो वहाँ का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो भी है वो था। ठीक है, ही इज पॉपुलर बट ऑल्सो यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। वो पॉपुलर तो है मगर अनफेयर प्रैक्टिस, वो पॉपुलर तो है मगर अपने गंदी हरकतों की वजह से, अपने जो अनफेयर प्रैक्टिसेस वो इलेक्शन में यूज करता है, यानी कि धोखाधड़ी वगैरह, फ्रॉड वगैरह, उसके लिए वो पॉपुलर है। ओके, सो मतलब किसी अच्छी चीज के लिए पॉपुलर नहीं है, बुरी चीज के लिए पॉपुलर है। ओके, इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज won by ZANU PF। मतलब वहाँ इलेक्शंस तो होते थे, यानी कि दिखाने के लिए तो वो डेमोक्रेसी थी, मगर अगर अंदर की बात जाने तो डेमोक्रेसी नहीं थी। यानी कि इलेक्शन वहाँ हमेशा होते थे रेगुलरली, यानी कि 5 ईयर का जो टेन्योर होता है उसमें, मगर हमेशा जानु पीएफ नाम की जो पार्टी थी वही इलेक्शन जीती थी। ओके, फिर क्या है, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर harassed एंड देयर मीटिंग्स डिसरप्टेड। अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स थे वो उनको हैरास किया जाता था, परेशान किया जाता था, या फिर आप लोग कह सकते हो तो उन्हें मतलब क्या आप कह सकते हो, डिस्टर्ब किया जाता था, बॉदर किया जाता था, या फिर आप हिंदी में कह सकते हो तंग किया जाता था। एंड देयर मीटिंग्स डिसरप्टेड, और उनकी जो मीटिंग थी उनमें डिसरप्टेड, यानी कि आप कह सकते हो बाधा डाल देना या अड़चन पैदा कर देना। ठीक है, तो उनकी मीटिंग्स डिसरप्टेड की मतलब बाधा डाल दी जाती थी, मीटिंग उनकी खराब कर दी जाती थी। ठीक है, बीच में उन्हें डिस्टर्ब कर दिया जाता था मीटिंग के बीच में। ठीक है, तो यानी कि वो अपोजिशन पार्टी के लोगों को भी हरास करते थे, जिस वजह से वो कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग ना कर पाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है अगला पॉइंट, पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। यानी कि यानी कि जनता द्वारा किए गए विरोध या फिर डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि आप कह सकते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक का समर्थन करना या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में विरोध पैदा करना, उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, या फिर आप कह सकते हो धरना प्रदर्शन। ठीक है, तो हिंदी में वो बोलते हैं। ओके, तो उस अगेंस्ट दी गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर पब्लिक प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन होते थे तो उसको इलीगल कर दिया गया था, यानी कोई भी अगर ऐसा कुछ करता है तो उसे मतलब उस पे कोर्ट की कार्रवाई वगैरह की जा सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड गिव ओनली रूलिंग पार्टी वर्जन। यानी कि जो टेलीविजन था, जो रेडियो था, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, और जो टेलीविजन और रेडियो में गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं दिखाया जाता था, गवर्नमेंट की बल्कि तरफदारी करी जाती थी, तारीफी की जाती थी। यानी कि जो मीडिया प्रेस वगैरह ये सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, तो इस केस में भी डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये तो बहुत सारे फीचर्स वायलेट करता है इसके डेमोक्रेसी के। अब the government has ignored some court judgments that went against it and has pressurized judges। तो जो गवर्नमेंट थी उसने कुछ कोर्ट के जजमेंट्स, यानी कि कोर्ट के द्वारा ली गई जजमेंट से जो फैसले हैं वो भी इग्नोर कर दिए थे, जो कि उसके अगेंस्ट जाते थे। यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई भी कोर्ट फैसला लेता है तो उसे इग्नोर कर देते थे वो, मतलब कोर्ट की बात भी नहीं मानते थे, और जजेस होते थे उनको प्रेशराइज करते थे कि
कोई भी डिसीजन ना लें, ठीक है। सो अब क्या लिखा है यहाँ पे लास्ट में, इन दिस केस गवर्नमेंट इज नॉट डेमोक्रेटिक एज देयर इज नो सिटीजन्स बेसिक राइट्स, नो पॉलिटिकल अपोजिशन, नो जुडिशरी। यानी कि इस केस में जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि एज देयर इज बेसिक राइट, जैसे कि वहाँ पे कोई सिटीजन के बेसिक राइट्स ही नहीं थे, यानी कि सिटीजन के पास कोई भी राइट नहीं था वहाँ पे। तो जैसे डेमोक्रेसी है उसमें तो सिटीजन के पास बहुत सारा राइट होते थे, वोट करने का वगैरह वगैरह। वोट करने का राइट तो यहाँ भी था, मगर फिर भी पीएफ ही जीतती थी। तो नो पॉलिटिकल अपोजिशन, पॉलिटिकल अपोजिशन भी नहीं थी, क्योंकि अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स जो थे वो हैरास किए जाते थे। जुडिशरी भी नहीं थी, क्योंकि वो कोर्ट के जो जजमेंट्स आते थे उसे इग्नोर कर देते थे। फिर क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिमिट्स में रह के रूल करती है, और सिटीजन्स राइट्स का ध्यान रखते हुए रूल करती है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ लिखे हुए हैं उसका पालन करती है, और सिटीजन्स के पास जो राइट है उन्हें वायलेट ना करते हुए ही अपने डिसीजंस लेती है, या ना उनको वायलेट ना करते हुए ही रूल करती है। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिविक्स बहुत ही डिफिकल्ट होती है समझना, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट तो नहीं होती है, इजी, मतलब डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं होता है। अगर आप उसे एक बार समझ लो अच्छे से, सब कुछ आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग एक और बार देख लेना अगर आप चाहो तो, अगर आप बोर ना हुए हो तो इस वीडियो से। और इसके जो नोट्स के जो पीडीएफ के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट गूगल ड्राइव का लिंक उसमें आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड कर लेना और अपने नोट्स बना लेना, एग्जाम की तैयारी में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में हम इंग्लिश शुरू कर देते हैं। इंग्लिश वगैरह भी साथ में देते हुए चलना चाहिए, सिर्फ एसएसटी ही नहीं, इंग्लिश वगैरह भी साथ में करना चाहिए हमें। तो एसएसटी भी हम कंटिन्यू रखेंगे, मगर हमें इंग्लिश मैथ्स वगैरह सब कुछ साथ में लेते हुए चलना चाहिए। ओके, सो अगली वीडियो हिंदी की भी आ सकती है, इंग्लिश की भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हम लोग देख लेंगे, उस पर हम लोग देख लेंगे जो भी वीडियो आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका हर एक लाइक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इट एनकरेजेस मी टू मेक अनदर वीडियोस। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, वो भी जानेंगे थोड़ा सा क्या था हमारे सिविक्स के चैप्टर में। और मुझे कमेंट करके बताना अगर मेरे से कोई भी मिस्टेक हो गई होगी कहीं भी, तो वो भी कमेंट करके बता देना। और भी कुछ अगर आपको कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट करके बता देना मुझे। सो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।